वेलकम बैक। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यह खबर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर एनसीबी के शिकंजे से जुड़ी हुई है। एनसीबी की पूछताछ में शौविक ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल ली है। शौविक के इस कबूलनामे के बाद अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार मंडरा रही है, यानी एनसीबी रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अपनी तफ्तीश के दौरान बासित को पकड़ा था और बासित ने ही पूछताछ के दौरान शौविक का नाम उगला था। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर, सुशांत केस की सबसे बड़ी खबर। शौविक ने कबूला अपना गुनाह। एनसीबी के फंदे में रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की पूछताछ के दौरान शौविक ने माना है कि वो ड्रग्स लेता था। फिलहाल शौविक से एनसीबी की पूछताछ जारी है। यही नहीं, शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि ड्रग्स सप्लाई करने के एक आरोपी बासित को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। और न्यूज 18 को मिली बासित की एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी से साफ हो गया है कि पूछताछ के दौरान बासित ने शौविक के कहने पर ड्रग्स खरीदे जाने की बात कबूली है। उधर दूसरी ओर इस वक्त एनसीबी दफ्तर में शौविक से पूछताछ जारी है। ऐसे में बासित की रिमांड और कबूलनामे से शौविक पर शिकंजा कस गया है। दरअसल सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में 2 सितंबर को बासित परिहार को गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में जैद ने बासित परिहार का नाम लिया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ पूछताछ में बासित ने स्वीकार किया कि वो गांजा खरीदता भी था और बेचता भी था। बासित ने बताया कि वो शौविक के कहने पर जैद सहित अन्य ड्रग डीलरों से गांजा खरीदता था। बासित ने यह भी कहा कि वो सुशांत के मैनेजर रह चुके सैमुअल मिरांडा को भी गांजा सप्लाई करता था। दरअसल शुक्रवार सुबह मुंबई में हलचल तेज होती उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी थी। बताया गया कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के ठिकाने पर ड्रग्स से जुड़े सबूत की तलाश में एनसीबी की टीम ने वहां धावा बोला। जिस वक्त एनसीबी की टीम पहुंची, न्यूज 18 मौके पर मौजूद था। रिया के घर के बाहर आप देख सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची और ये देखिए, ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए मुंबई पुलिस रिया के घर पर देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एनसीबी की टीम देखिए मुंबई पुलिस सर यहाँ पे कितनी है ये टीम एनसीबी के सूत्रों की माने तो ड्रग्स मामले में अब तक जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में कई आरोपियों ने रिया और शौविक का नाम लिया है। खास तौर पर शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जांच एजेंसी को ठोस सबूत मिल चुके हैं। इतना सब होने के बाद शौविक के ठिकाने पर कभी भी छापेमारी की संभावना बढ़ गई है। इसलिए जब एनसीबी की टीम ने रिया और शौविक के ठिकाने पर धावा बोला, तो मुंबई पुलिस से पहले न्यूज 18 की टीम सांताक्रूज इलाके में पहुंच चुकी थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एनसीबी की टीम के पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस भी रिया के घर पहुंच गई और मीडिया को अपार्टमेंट के अहाते में जाने से रोक दिया। ये शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती का घर है सांताक्रूज में और यहाँ पर अब से करीबन 5 मिनट पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की करीबन 5 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पर पहुंची। और आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस है उसको साथ में लेके यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पहुंची है। रिया और शौविक के ठिकानों पर छापे के बाद रिया के भाई की ड्रग शॉपिंग का सच सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि एनसीबी की जांच से सुशांत की मौत की वजह जानने में मदद मिल सकती है, खासकर यह पता करने में कि क्या रिया की ड्रग्स पार्टी के पार्टनर ही सुशांत की मौत के जिम्मेदार हैं। अब तक एनसीबी के हत्थे चढ़े जैद, बासित, ऋषभ और गौरव आर्या में से किसी ने भी सुशांत के बारे में ड्रग्स को लेकर कोई ठोस बयान या सबूत नहीं दिया। लेकिन इनमें से ज्यादातर ने रिया या उसके भाई से जान पहचान और बातचीत की बात मानी। यही नहीं, कई आरोपियों ने शौविक से ड्रग्स की लेन देन को लेकर भी काफी कुछ साझा किया। हालांकि रिया की जुबान
बात कुछ और कह रही है और उनकी चैट कुछ और बता रहे हैं। लेकिन बयानों के विरोधाभास के बावजूद सबूत मिलने पर रिया की ड्रग्स कंपनी बच पाएगी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। विवेक गुप्ता जुड़े हैं, साथ ही अरुण सिंह जुड़े हैं। विवेक, अभी अपडेट क्या आ रहा है? क्योंकि लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से शौविक ने अपना जुर्म कबूल किया है कि हाँ वो ड्रग से जुड़ी हुई बातें कर रहा था, वो चैट उसी के हैं, इसके बाद क्या मुमकिन है कि आज या आने वाले दिनों में शौविक की गिरफ्तारी हो जाए? हाँ बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए कुछ समय से पता चल जाएगा कि शौविक को छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो 8-9 बजे तक उन्हें छोड़ देती है। लेकिन इस मामले में जितने भी लोगों को बुलाया गया है उनको दूसरे दिन उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है, चाहे हम जैद की बात करें या फिर हम वासिद की बात करें। लेकिन इस पूरे मामले में शौविक चक्रवर्ती और जो उनके जो साथी हैं सैमुअल मिरांडा, उनकी गिरफ्तारी का तलवार हमेशा लटकी हुई है, क्योंकि पहली बार ये एनसीबी को ऑन रिकॉर्ड जो वासित है उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ड्रग का जो पूरा कार्टेल है वो शौविक के इंस्ट्रक्शन पे चलता था और डिलीवरी का पूरा काम सैमुअल मिरांडा देखता था। तो कहीं ना कहीं एनसीबी के पास पुख्ता सबूत जरूर मिल गए हैं और माना जा रहा है कि कुछ समय बाद या फिर कुछ देर बाद एनसीबी उस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। गिरफ्तारी की तलवार प्रीति साफ तौर पर बहुत ज्यादा लटकी हुई है। शौविक को गिरफ्तार किया जा सकता है, सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ने पूरे सबूत इकट्ठा किए हैं और उसके बाद जो एक आरोपी का कन्फेशन है, जो उन्होंने साफ तौर पर जो स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि अगर हम 2017 की व्हाट्सएप चैट की बात करें, जो ईडी ने फोन रिट्रीव करके सारे चैट निकाले थे, उस चैट्स में भी सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ बाकायदा चैट्स ड्रग्स की बात कर रहे हैं, उसमें पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं और जो गांजा है जिसे इंग्लिश में मैरिजुआना कहते हैं उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। तो यानी कि जो सबूत है वो धीरे धीरे एनसीबी के पास है और सबूत के आधार पर एनसीबी आज कोई बड़ा कदम शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर उठा सकती है। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अभी एनसीबी की चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ ड्रग्स पैडलर बल्कि वो लोग जो टीवी जगत से, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, उनके भी चेहरे से नकाब उतरेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। देखिए प्रीति, वही बात मैं कह रहा था कि सिर्फ शौविक और सैमुअल मिरांडा दो ही किरदार नहीं है। अगर ये दोनों ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थे तो रिया चक्रवर्ती का रोल बहुत अहम हो जाता। क्या उनको पता नहीं होगा कि उनके भाई और सुशांत के मैनेजर ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं? अब शौविक ने ये स्वीकार कर लिया है कि गांजे वो मंगाता था, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के जरिए ही मंगाता है। जैद ने शौविक का नाम ले लिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती भी इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं? क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? क्या उनकी भी निशानदेही इसमें देखी जाएगी कि ड्रग का कार्टेल कहां तक फैला है? साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म कलाकार हो, टीवी कलाकार हो, दशकों से आप ये सुनती आ रही हैं कि ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार यहाँ पर है, लेकिन वो किस शक्ल में है, कौन लोग शामिल हैं, ये पता करना और देश को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि प्रतिबंधित ड्रग्स का अगर इस तरह से धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और 3-4 जो नाम आए हैं, जैद की आप बात करिए, बासित की बात करिए, कैजान की बात करिए, शौविक की बात करिए, सैमुअल मिरांडा की बात करिए, अगर ये सारे किरदार ड्रग्स की कहानी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो रिया चक्रवर्ती और क्या एक कोई बड़ा नेक्सस है जिसमें ये सब लोग शामिल हैं, इस बात का पता लगाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने आज देर शाम होते होते और भी कई रात से पर्दा उठेगा एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद। जिस तरह के सूत्र हमें बता रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। इधर सुशांत केस में इस वक्त की सबसे अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर अपना शिकंजा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। शौविक के घर की तलाशी लेते वक्त एनसीबी को एक डायरी हाथ लगी है जिसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो ना हो उसमें सुशांत केस के कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और शौविक जिस ड्रग्स माफिया का मोहरा बना हुआ था उसका भी खुलासा उस डायरी के पन्ने पर मिल सकता है। यानी कई राज समेटे हैं शौविक की वो डायरी। ग्राउंड जीरो का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने किस तरह सुशांत केस पर अपना शिकंजा कसा है, ये तस्वीरें उसी की एक बानगी भर हैं। रिया के घर के बाहर आप देख सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। देखिए काली गाड़ियां हैं मुंबई पुलिस की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग हैं और बासित परिहार इसी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग लेकर के उनको यहाँ आए हैं और इनको ये देखिए, ये इस गाड़ी में देखिए शौविक चक्रवर्ती जा रहा है। ये देखिए
न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये देखिए न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीर शौविक चक्रवर्ती। ये हम इस गाड़ी न्यूज 18 के तमाम रिपोर्टर मुंबई के चप्पे चप्पे पर एनसीबी के साथ परछाई की तरह लगे हुए हैं ताकि हर खबर की पहली झलक हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। आज सुबह से ही एनसीबी रोज के मुकाबले ज्यादा तेजी से हरकत कर रही थी। उसने ड्रग डीलरों के साथ साथ सैमुअल मिरांडा और शौविक को भी अपने सवालों के शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के घर भी छापेमारी की। अंदर की खबरों का पीछा करने की इसी जद्दोजहद में न्यूज 18 को सबसे बड़ी खबर मिली है। खबर यह कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को न सिर्फ अपने साथ ले गई बल्कि उसके घर से कई ऐसी चीजों को भी अपने कब्जे में लिया है जिनमें मुमकिन तौर पर सुशांत मामले में ड्रग के कनेक्शन के कई बिखरी हुई कड़ियां कैद हो सकती हैं। एनसीबी के कब्जे में शौविक चक्रवर्ती, शौविक के घर एनसीबी का छापा, शौविक का मोबाइल और लैपटॉप एनसीबी के पास, शौविक के घर से रिया का पुराना मोबाइल जब्त, शौविक के घर से एनसीबी को मिली एक डायरी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत केस में गहराई से पड़ताल कर रही एनसीबी ने शौविक के घर से एक डायरी भी बरामद की है। एनसीबी के भीतरी सूत्रों की माने तो शौविक की वो डायरी इस केस में बहुत अहम हो सकती है। शौविक की डायरी में क्या है? क्या ड्रग कनेक्शन के तार मिलेंगे डायरी में? क्या ड्रग डीलरों की डिटेल मिलेगी डायरी में? शौविक के बारे में पड़ताल कर रही एनसीबी के सामने यह बात भी खुल चुकी है कि शौविक चक्रवर्ती कब और कैसे ड्रग डीलर खासतौर पर बासित और कैजान से मिले और उनके बीच दोस्ती हुई। लेकिन एनसीबी उस क्यों को तलाश रही है कि असल में इस दोस्ती के पीछे का पूरा सच है क्या। शौविक जिस फुटबॉल क्लब में खेलता था वहां पर उसकी मुलाकात बासित से हुई क्योंकि बासित भी उसी क्लब में आता जाता था और उसी क्लब में कैजान इब्राहिम भी खेलने जाता था। बासित और कैजान पहले से ही दोस्त थे जबकि शौविक से उनकी जान पहचान बाद में हुई। एनसीबी इस दोस्ती को शक की नजर से देख रही है क्योंकि एनसीबी को यह भी लगता है कि हो ना हो बासित, कैजान और शौविक तीनों मिलकर ड्रग्स का धंधा कर रहे हों और मुमकिन है कि शौविक के जरिए ही बासित और कैजान हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों तक अपनी पहुंच बनाने का रास्ता भी तलाशते हों। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी हाई फाई जिंदगी की खातिर शौविक इस धंधे के जरिए ही कमाई कर रहा हो क्योंकि बेरोजगारी के आलम में ड्रग्स से आसान कमाई और कहीं नहीं हो सकती। जाहिर है इन सवालों की तह में सुशांत केस के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि फुटबॉल के मैदान से शुरू हुआ शौविक, बासित और कैजान का यह सफर सलाखों के पीछे जाकर खत्म हो। बहरहाल एनसीबी अब शौविक के घर से मिली डायरी के पन्नों में लिखी इबारत के जरिए ही मिस्ट्री बन चुकी सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकती है और उन चेहरों को बेनकाब भी कर सकती है जो शौविक की डायरी के पन्नों में तो कैद हैं लेकिन अभी तक जमाने के सामने नहीं आ सके हैं। इस वक्त सुशांत केस में हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं है। खबर रिया और उसके भाई शौविक से जुड़ी हुई है। न्यूज 18 की टीम को पड़ताल में पता लगा है कि शौविक और उसकी ड्रग्स मंडली ने ड्रग्स बेचने के लिए कोड वर्ड तैयार किए हुए थे। ये कोड वर्ड दुनिया भर की करेंसी और उनके रंग के आधार पर बनाए गए थे। अगर किसी ग्राहक को ड्रग्स खरीदनी होती तो उसके लिए खास करेंसी का कोड बोला जाता था और इसकी डिमांड वाली ड्रग्स ग्राहक तक पहुंचा दी जाती थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद शौविक और उनके साथी एनसीबी के फंदे में हैं। मुंबई में फैले ड्रग्स के इस धंधे पर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पड़ताल की। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों एनसीबी के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको ड्रग्स पर वो खबर दिखाने जा रहा है जो कहीं और नहीं है। पड़ताल में पता चला कि ड्रग्स पैडलरों ने ड्रग्स की बिक्री के लिए कोड वर्ड तैयार रखे थे। इस ड्रग्स की बिक्री के लिए अलग अलग देशों की करेंसी यानी कि नोटों को कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में ड्रग्स के कई कोड डिकोड किए हैं।
ड्रग्स तस्कर बिक्री के लिए अलग अलग देशों की करेंसी के नामों का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स तस्कर इन देशों की करेंसी के रंगों का मिलान ड्रग्स के रंग से करते हैं और फिर ग्राहक को जिस रंग की ड्रग्स चाहिए होती है उसका नाम लेने के बजाय उस देश की करेंसी के रंग का नाम लेकर ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जा रही है। ड्रग्स तस्करों ने वीड यानी कि गांजे के लिए कोड वर्ड डॉलर रखा हुआ था। डॉलर हरे रंग का होता है, गांजे का रंग भी हरा होता है। इस तरह रंग का मिलान करके ब्रिटिश करेंसी पाउंड को ब्लूबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड बनाया गया था। इस तरह स्ट्रॉबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड खाड़ी देशों की करेंसी दिरहम रखी गई थी। वहीं लोकल वीड यानी कि देश में बने गांजे के लिए कोड रखा गया था रुपया। एनसीबी ने ड्रग्स एंगल की जांच करते हुए 5 तस्करों को धर दबोचा है। कुछ को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एनसीबी ने बासित परिहार को गिरफ्तार किया। बासित रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का दोस्त है। इसके साथ ही ड्रग्स पैडलर जैद विलात्रा से पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर ड्रग के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। एनसीबी को कुछ ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिसके आधार पर दोनों की गिरफ्तारी आज संभव हो सकती है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक मिरांडा और शौविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है, जिसमें एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी आखिरकार इस पूरे ड्रग कार्टेल का सूत्रधार और अहम जानकारी क्या क्या है। बहुत मुमकिन है कि एनसीबी शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, लेकिन सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि एजेंसी फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू पर ध्यान देने के लिए पूरा वक्त ले रही है। सर्च सीजर करें या फिर अगर अरेस्ट करें, क्योंकि उनको अरेस्ट भी अगले दिन जस्टिफाई करना हो सकता है, तो इसलिए आई एम श्योर जो भी उनको मिला है सर्च करने के लिए एनडीपीएस एक्ट क्लियरली कहता है धारा 42 के तहत कि अगर रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि वो इन्फॉर्मेटर और जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी वो सेम भी हो सकता है। तो अगर उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है देखने के लिए, जो भी आप ऐसे एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उनको शक के दायरे में लग रहा है कि इनके पास कुछ ऐसा होगा, तो आई एम श्योर वो उसको सर्च करेंगे और आई एम श्योर उसके बाद कोई रीज़न मिलेगा तो उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेट एक्ट के तहत रिया और शौविक की गिरफ्तारी होगी या नहीं, और अगर गिरफ्तारी हुई तो क्या इनको सजा हो सकती है। प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री और खरीद फरोख्त के लिए बने एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक ड्रग्स बरामद होना जरूरी नहीं है। इस कानून की कई धाराओं के मुताबिक ड्रग्स की डीलिंग के दस्तावेज गिरफ्तारी के लिए काफी होते हैं। एनसीबी को रिया शौविक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत यानी कि ड्रग्स खरीदने और बेचने की चैट मिल चुके हैं। इसके अलावा पकड़े गए ड्रग्स तस्करों से शौविक मिरांडा के खरीद फरोख्त में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। कानून के मुताबिक ड्रग्स खरीद फरोख्त में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान होता है। अब तक की जांच में एनसीबी को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक शौविक और मिरांडा बट नाम की ड्रग्स का न केवल डीलिंग कर रहे थे बल्कि उन्होंने कई बार बट खरीदी भी है, और इसके लिए उन्होंने जैद विलात्रा नाम के एक ड्रग पैडलर से मुलाकात की और ड्रग्स के बदले पैसे भी दिए हैं। इस आधार पर शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हो सकती है और फिर कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों को जमानत देना है या नहीं। एनडीपीएस कानून के जानकार वकील बताते हैं कि जो सबूत अब तक एनसीबी को मिले हैं वो गिरफ्तारी के लिए काफी हैं। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी मंगाई है, कितनी क्वांटिटी यूज की है, ठीक है ना। और जैसे वहाँ पे क्वांटिटी डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी है, उस पे अरेस्ट और बेलेबल है नॉन बेलेबल है डिपेंड क्वांटिटी पे करता है। रिया शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ एनसीबी को रोज नए सबूत मिल रहे हैं और ड्रग्स के जंजाल में रिया और उसके भाई गहरे फंसते जा रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। तो सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी लगातार शौविक रिया चक्रवर्ती के भाई से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में शौविक ने इस बात को कबूला है कि हां वो ड्रग्स लेता था और उस पूरे नेक्सस के बारे में भी जानकारियां एनसीबी जुटा रही है, जिससे साफ साबित होता है कि किस तरह से एक बड़ा नेटवर्क इस मामले में काम कर रहा था। और साथ ही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आज नहीं होगी शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। शौविक पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार
तलवार लटक रही थी, क्योंकि ड्रग्स लेने की बाद उसने कबूल की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज नहीं होगी शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई की गिरफ्तारी। शौविक से लगातार पूछताछ की जा रही थी एनसीबी की टीम के जरिए, और बासित से भी इन्वेस्टिगेशन में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, जिसमें ड्रग्स पैडलर से लेकर वो तमाम चेहरे बेनकाब होंगे आने वाले दिनों में, जिसमें फिल्म जगत और टीवी से जुड़ी हुई कई हस्तियां हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, आज नहीं होगी शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, ये कंफर्म न्यूज है। इस बात को लेकर और क्या क्या जानकारी है एनसीबी की टीम की तरफ से? देखिए, अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ कर ही रही है और इस बात के संकेत हैं कि गिरफ्तार करने की जरूरत अभी नहीं है। हालांकि अगर कोई नया तथ्य सामने आता है या जैद या बासित में से कोई नई बात बताता है, अगर कहीं से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में और भी जगहों पर है, अगर कहीं से कोई बरामदगी हो जाती है या ज़रूरत महसूस होती है कि उनको गिरफ्तार करना है शौविक को, तो वो अधिकार हमेशा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। लेकिन अभी तक की पूछताछ जो हुई है उसमें शौविक जवाब दे रहे हैं सवालों के, और उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो न सिर्फ गांजा की सप्लाई सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग डीलरों से करवाते थे, बल्कि खुद उसको कंज्यूम भी करते थे। तो सवाल अब ये बड़ा है कि क्या रिया चक्रवर्ती इस बात से अनजान थी? क्या हमेशा कदम दर कदम अपने भाई के साथ चलने वाली रिया चक्रवर्ती को यह पता नहीं था कि ड्रग्स और मैरिजुआना की सप्लाई शौविक करा रहा है? अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नेटवर्क 18 के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें रिया चक्रवर्ती ने कहा था न वो ड्रग्स लेती है, न इस बारे में उनको कोई जानकारी है। लेकिन गौरव आर्या जो एक होटलियर हैं और ड्रग्स डीलर हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो मुलाकात उनकी हुई थी रिया चक्रवर्ती से। तो क्या रिया चक्रवर्ती का भी इसमें रोल है तो कितना है? अगर उनकी जानकारी थी तो कितना थी, और क्या वो भी इसमें शामिल हैं? ये अब मुझे लगता है जांच का बड़ा एंगल है और ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसी पर मैं आगे विवेक से जुड़ रही। विवेक, शौविक की गिरफ्तारी भले ही ना हो, लेकिन इसकी जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, खतरे की घंटी लगातार बज चुकी है, और आने वाले दिनों में शौविक, रिया चक्रवर्ती और जो ड्रग्स पैडलर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति। इस पूरे मामले में पूछताछ जरूर होगी रिया से भी, क्योंकि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसमें व्हाट्सएप चैट जो सामने आए हैं उसी के आधार पर सैमुअल मिरांडा और जो शौविक है उनको बुला के पूछताछ की गई थी। और इस पूरे मामले में बताया जाता है कि जो स्टेटमेंट है व्हाट्सएप चैट से वो काफ़ी ज़्यादा अहम थी। हालांकि जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनसीबी आज एक बड़ा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में बातचीत चल रही है, आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। शायद कुछ हलचल हुई है एनसीबी ऑफिस में, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि शायद किसी को निकलने की खबर इसमें आ रही हो। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं लगातार उनसे अभी भी पूछताछ कर रहे हैं, और जो पूछताछ करने में शौविक ने बताया है कि वो ड्रग्स का जो कारोबार है इनके साथ मिलकर करता था। तो एक एविडेंस के तौर पर वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पुख्ता एविडेंस या फिर कोई पुख्ता सबूत मिल जाए, उसके बाद ही एनसीबी शौविक और सैमुअल मिरांडा पे कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। प्रीति जी, लेकिन साथ ही ये भी बताइए जरा, क्या ये कंफर्म है कि अभी भी एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है? देखिए प्रीति, अभी भी जो शौविक है, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मुंबई के साउथ मुंबई के बाजार स्टेट एक्सचेंज बिल्डिंग इसी के तीसरे माले पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। यहाँ पर अभी भी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से लगातार एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि 3 चरणों में ये पूछताछ होगी। पहले जो टीम रहेगी वो एक ही सवाल अलग अलग लोगों से पूछेगी, अलग अलग कमरे में पूछताछ होगी, फिर दोनों को एक साथ बैठा के पूछताछ किया जाएगा। जो तीसरा चरण होगा इसमें जो ड्रग पैडलर पकड़े गए हैं जैस और बासित, उन सबको बैठा के पूछताछ होगी कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने आज एनसीबी ने रिमांड मांगी है, रिमांड कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है, प्रति पहली बार ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शौविक ही पूरा इंस्ट्रक्शन देता था कि जो जैद है और बासित है कि कितना ड्रग्स किसको देना है और कहाँ ड्रग्स पहुंचाना है, और डिलीवरी का पूरा काम सैमुअल मिरांडा देखता था। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई जो एनसीबी का शिकंजा है वो शौविक और सैमुअल मिरांडा पे लगातार। विवेक आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 इंडिया ने सुशांत केस से जुड़े एक अहम गवाह को ढूंढ निकाला है। ये वो शख्स है जिन्होंने 14 जून को सुशांत के घर का सच देखा है। ये वो शख्स है जो जानता है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर में कौन कौन लोग मौजूद थे, और जब वो सुशांत के घर पहुंचे तो वहां का मंजर क्या था। आप खुद इस शख्स की मुंह जुबानी सुनिए कि 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर क्या हुआ था।
रफीक चाभीवाला का बयान एक्सक्लूसिव। उन्होंने खाली इतना कहा था कि वो सो रहे हैं, वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, ऐसा कह रहे थे। सुशांत केस में एक अहम गवाह, जैसे ही मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला तो वो बोले कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। वो बताएंगे 14 जून का सच। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि कुछ तो अंदर हुआ है। कैसे खुला सुशांत के कमरे का लॉक? आज इस वक्त न्यूज 18 इंडिया सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी हकीकत आपके सामने लाने वाला है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, कमरे को किस तरह खुलवाया गया और वो शख्स कौन था जिसने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला खोला था। न्यूज 18 इंडिया ने उस शख्स को खोज निकाला है जिन्होंने 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का लॉक तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला था। आप खुद रफीक के मुंह से सुनिए 14 जून को क्या हुआ था। 1 बजे के करीब मुझे कॉल आया था सर कि अंदर वो है, सो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे और नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ऐसा कह रहे थे। मैंने पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने अपना एड्रेस बताए थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। तो उन्होंने फ़ोटो व्हाट्सअप किया। पहले तो एक दूसरे डोर का फ़ोटो व्हाट्सअप किए थे जो कि डोर खुला हुआ है। तो मैंने कहा ये तो डोर खुला हुआ है, फ़ोटो से दिख रहा था। मैंने कहा वो फ़ोटो सेंड करो जो लॉक बंद है, जो डोर बंद है उसका फ़ोटो व्हाट्सअप करो। तो उन्होंने फिर दूसरा फ़ोटो व्हाट्सअप किया। मैंने कहा ओके ठीक है। उनका एड्रेस और लोकेशन मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैंने मंगवाया उनसे और मैं चला गया। 14 जून को दिन में करीब 1:30 बजे रफीक सुशांत के घर पहुंचे थे। चूंकि सुशांत के कमरे का लॉक कंप्यूटराइज था, लिहाजा उन्हें कमरे का लॉक तोड़ने के लिए कहा गया। 1 बजे के करीब मुझे कॉल आया था। मैं एक फ़ोटो वगैरह लेने तक समझो 1 सवा 1 हो गया। फिर वहाँ घर पे जाने तक मुझे 1:30 हो गया था। फिर मैं ऊपर गया 6 माले पे उनके घर पे। 6 माले पे जाने के बाद मुझे ऊपर लेके जाया गया, डुप्लेक्स फ्लैट है उनका, ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद मुझे लॉक बताया गया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। मैंने लॉक देखा और की से ट्राई कर रहा था। की से ट्राई कर रहा था तो 5-6 मिनट चला गया उसमें। तो लोग बोले कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा कि कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लॉक है, बहुत ही टफ लॉक है, तो इसको हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको जल्दी खोलना है, जल्दी खोलो। तो मैंने कहा फिर ये लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो बोले चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने फिर बोला अच्छा ठीक है। स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से मैं लॉक को मार रहा था। जिस वक्त सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा जा रहा था, उस वक्त वहां मौजूद लोग दरवाजे से कान लगाकर ये सुनने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सुशांत के कमरे से कोई आवाज आ रही है या नहीं। लॉक को जब मैं मार रहा था तो लॉक और हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आने के बीच में वो दरवाजे पे कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है क्या, या कोई हलचल हो रही है क्या। तो कोई ऐसा कुछ अंदर से मोमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई अंदर से आवाज़ देगा या दरवाज़ा अंदर से खुलता है तो आपका काम रोक देना, आप साइड में हट जाना। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 2-3 बार उन लोगों ने कान लगा के सुने, बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने लॉक तोड़ डाला। जैसे ही रफीक ने कमरे का लॉक तोड़ा तो खुद सुनिए कि उसने क्या कहा। लॉक तोड़ के जैसे मैंने स्क्रू ड्राइवर से लॉक को खोला और ऊपर हैंडल था, हैंडल जैसे नीचे करके मैंने बस हल्का सा दरवाज़ा खोला। तो उन्होंने कहा बस अब आपका टूल्स लो और आप जाओ, आपका सामान जो भी है समेट लो और आप जाओ। तो मैंने अपना टूल्स लिया और मैं नीचे हॉल में आया। हॉल से फिर मैं बाहर आ गया। घर वापस आने तक रफीक को यह मालूम नहीं था कि उन्होंने किसके कमरे का लॉक तोड़ा है और अंदर क्या है। लेकिन रफीक को 14 जून को एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर जाना पड़ा और उस दौरान उन्हें पता चला कि आखिर घर में हुआ क्या है। नहीं, अंदर तो कुछ देखने ही नहीं दिया ना उन लोग ने मुझे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला तो बोले कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। फिर मैं अपना टूल्स लेके मैं चला गया घर पे। फिर मैं घर पे जाने के बाद, मैं संडे का दिन था, तो मैं घर पे जाने के बाद लॉकडाउन का टाइम था, वैसे घर पे ही था मैं। तो मैं खाना वाना खा के आराम से बैठा हुआ था। 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया, 2:45 बजे के करीब। वही नंबर से कॉल आया, पुलिस ने कॉल किया मुझे कि आपने जो लॉक तोड़ के गए हो इधर पे वापस आ जाओ। तो मैं वापस गया उधर पे उनके घर पे। देखा तो बहुत सारे मीडिया वाले बाहर खड़े हुए थे। मीडिया वाले बाहर खड़े हुए तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि कुछ तो अंदर हुआ है। तो फिर मैं अंदर जाने लगा तो पुलिस वाले ने मुझे रोक दिए कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मुझे ऊपर बुलाया गया है, मैं लॉक तोड़ के गया था इसलिए मुझे कॉल करके बुलाए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाओ। फिर मैं ऊपर गया 6 माले पे। ऊपर जाने के बाद मैं देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले थे और एक सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोटो लगा हुआ था और उनकी बहन जो है मितू सिंह, अभी मुझे नाम पता चला, लेकिन पहले तो नाम भी नहीं पता चला था उनका कौन है। बातचीत कर रहे थे वहाँ पे।
तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा कुछ अंदर हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत अंदर कमरे में थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने जो लॉक तोड़ के गया हूँ एक्चुअल में वो कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। रफीक ने हमारी टीम को उस शख्स के बारे में भी बताया जिसने उन्हें फोन कर सुशांत के घर पहुंचने और कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए कहा था। उनका कॉल आया तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया था सर, उन्होंने खाली इतना कहा था कि वो सो रहे हैं, वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, ऐसा कह रहे थे। लेकिन अभी मुझे मीडिया के थ्रू उनका नाम पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो में जो अपना फ़ोटो रखे थे ना, और अभी नाम आ रहा है उनका सिद्धार्थ पिठानी। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है जिन्होंने मुझे कॉल किया था। ये वो सच है जो रफीक ने 14 जून को देखा था, लेकिन अभी हम आपके सामने उस हकीकत को भी लाएंगे जिसके पीछे कमरे की चाबी खो जाने का सच छिपा हुआ है। और इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े कई सवालों में से एक अहम सवाल उनके कमरे की गायब चाबी से जुड़ा हुआ भी है। ये वो पहेली है जिसे सीबीआई अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी को भी सुशांत के कमरे की चाबी नहीं मिली है और ना ही कोई ये बात जानता है कि आखिर सुशांत के कमरे की चाबी कहां है और कैसे गायब हुई। सुशांत केस का सबसे अहम सवाल आज तक नहीं सुलझी है। एक और मिस्ट्री, कहां है सुशांत के कमरे की चाबी? अभी तक नहीं मिली सुशांत के कमरे की चाबी। सुशांत सिंह राजपूत केस में कई सवाल यक्ष प्रश्न बने खड़े हैं और इन अनसुलझे सवालों के बीच एक और अहम सवाल यह भी है कि आखिर सुशांत के कमरे की चाबी कहां है? सुशांत की मौत को 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके कमरे की चाबी नहीं मिली है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चाबी है कहां, किसके पास है? क्या सुशांत के कमरे की चाबी किसी साजिश के तहत गायब की गई? और अगर हां तो फिर चाबी गायब करने वाले का मकसद क्या था? चाबी गायब करने वाला शख्स है कौन? और सुशांत के कमरे की चाबी कब गायब की गई या फिर खो गई? जो कमरे की चाबी की जो बात आप पूछ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब उसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं है। यह सवाल गैर वाजिब नहीं है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी कहां गई, और इसी सवाल का जवाब फिलहाल सीबीआई भी तलाश रही है। सीबीआई ने सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी के सीबीआई को दिए गए बयान के मुताबिक सुशांत के कमरे का दरवाजा तभी बंद होता था जब रिया सुशांत के कमरे में होती थी, लेकिन रिया तो 8 जून से ही उस फ्लैट में नहीं थी और 14 जून को सुशांत के डुप्लेक्स फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से यानी फ्लैट नंबर 701 में सुशांत के दरवाजे पर केशव और नीरज ने दस्तक दी थी। उस वक्त सिद्धार्थ सो रहे थे। सीबीआई को दिए बयान में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया है कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उसने ही रफीक चाबी वाले को बुलवा करके सुशांत सिंह के दरवाजे का लॉक तोड़वाया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार को जो फ्लैट का सामान सौंपा उसमें चाबी नहीं थी। सुशांत के परिवार का भी कहना है कि आज तक उनको सुशांत के कमरे की चाबी नहीं मिली है और न ही किसी ने इस चाबी को मकान मालिक को ही सौंपा है। सुशांत सिंह राजपूत की कमरे की चाबी नहीं मिलने से इस केस में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन अगर सुशांत ने रूम अंदर से लॉक किया था तो उसकी चाबी कमरे के अंदर ही कहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह चाबी किसी को वहां पर नहीं मिली।
चाबी के बारे में न तो सिद्धार्थ पीठानी को कोई जानकारी है और न ही सुशांत के यहाँ काम करने वाले किसी और शख्स को। अब लाख टके का सवाल यही है कि आखिर सुशांत के कमरे की चाबी गई कहां? ये राज फिलहाल एक राज ही बना हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी कहां गई या फिर किसके पास है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी गायब कर दी गई थी? और जब तक सुशांत के कमरे की चाबी की मिस्ट्री नहीं सुलझ जाती तब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस पर से पर्दा नहीं उठ पाएगा। यह सिद्धार्थ पीठानी के बयान के मुताबिक सुशांत के फ्लैट की 14 जून की हकीकत है, जो सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई के सामने दिया है। अब सीबीआई की जांच के बाद यह साफ होना बाकी है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ, और चाबी खो जाने का राज क्या है। और सुशांत मामले में तमाम ड्रामे के बीच एक्टर कंगना रनौत भी लगातार सुशांत के पक्ष में सोशल मीडिया पर अपनी बात आवाज बुलंद कर रही हैं। और इस बीच कंगना ने एक ट्वीट कर शिवसेना नेता संजय राउत को करारा जवाब दिया है। कंगना ने संजय राउत पर उनको मुंबई न आने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुंबई लौटने का फैसला किया है। कंगना ने संजय राउत को चुनौती देते हुए ट्वीट में लिखा है कि जिसमें हिम्मत है उन्हें रोक कर दिखा दे। एक्टर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि मैं देख रही हूं कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं मुंबई ना लौटूं, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आने वाली 9 सितंबर को मुंबई के लिए निकलूंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने का वक्त बताऊंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। तो कंगना रनौत ने इस तरह से अपनी धमकी का जवाब दिया है जो उन्हें संजय राउत ने दी थी, ऐसा कंगना रनौत ने कहा है। धमकी का मामला बढ़ता जा रहा है। कंगना ने जहां उन्हें मुंबई में न आने की सलाह देने वालों को सीधी चुनौती दी है, तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनकी चुनौती को विरोधी पार्टियों की साजिश करार दिया और इसे मुंबई को बदनाम करने की साजिश बताया। और इतना ही नहीं, संजय राउत कंगना की चुनौती का जवाब देने के मूड में भी दिख रहे हैं। तो लगातार संजय राउत से जब जवाब पूछा गया इस बारे में कि आपने धमकी दी है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि किसे कितना महत्व देना है, ये कल की बात है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत ने इस चुनौती को विरोधी पार्टियों की न सिर्फ साजिश बता दिया है, बल्कि इस चुनौती का जवाब देने का भी मूड बना लिया है। उसको कौन धमकिया, उसको कौन धमकी देगा? जरूरत क्या है? कौन है ये? एक महिला है, उनका मैं आदर करता हूँ, कलाकार है, मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनको धमकी क्यों दे? वो कह रही है सर कि किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। और शिवसेना और कंगना के बीच जारी तकरार के दौरान मुंबई के पास साड़ी में शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना का पोस्टर लेकर नारेबाजी की है। और इतना ही नहीं, कंगना के पोस्टर पर कालिख पोतकर चप्पलों की माला पहनाई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिवसेना में काफी गुस्सा है और शिवसेना की महिला विंग की कार्यकर्ता जिन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें, बड़ा पोस्टर हाथ में लिए हुए कंगना रनौत के और उनके खिलाफ नारेबाजी, साथ ही उनके पोस्टर पर कालिख पोतकर चप्पलों की माला पहनाई है। ये किस तरह से लगातार मामला ट्विटर वॉर का बढ़ता जा रहा है। जब पहली बार कंगना रनौत ने ये आरोप लगाया कि संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है कि वो मुंबई ना आए। उधर कंगना की चुनौती उनके लिए मुसीबत बढ़ाती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार भी अब कंगना से नाराज हो गई है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी कंगना पर बड़ा हमला करते हुए साफ साफ कह दिया है कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक्टर कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पलटवार करते हुए उन्हें तालिबानी बता दिया है। कंगना के धमकी वाले आरोप पर अनिल देशमुख ने कहा था कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है, जिससे नाराज कंगना ने ट्विटर पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनको तालिबान तक बता डाला है।
तो कंगना ने जवाब लिखा ट्वीट पर, अनिल देशमुख मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों को अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं, एक दिन में पीओके से तालिबान तक। वहीं सुशांत केस में मुंबई पुलिस को घेरने के बाद एक्टर कंगना रनौत विवादों में घिर गई हैं। कंगना की मुंबई पुलिस पर वार पर एमएनएस ने उन पर हमला किया है और एमएनएस ने कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसे बयान करते हुए? और हमारी जो मुंबई पुलिस है, जो 24 घंटा जिन्होंने मुंबई का रक्षण किया है, उस मुंबई के बारे में आप कहते हैं। मैं आपके इस आलोचना की मैं तीव्र शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मैं कंगना रनौत का निषेध करता हूं। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपको मैं कहना चाहूँगा गेट वेल सून। आप प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो अगर आपके पास कोई डॉक्टर है तो हमें बताइए, हम आपको अच्छा डॉक्टर की ढूंढ निकाल के हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे।